स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे राजस्थान में आधारभूत संरचना का विकास कहा जाता है। जैसा कि आपको पता ही है, सामान्य रूप से आधारभूत संरचना में ऊर्जा, सड़क यानी ऐसी सुविधाएं जिसके माध्यम से राज्य का आर्थिक विकास की गति बढ़ सके, उन्हें आधारभूत सुविधाओं की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से इसमें विद्युत, सड़क, यातायात सुविधा, परिवहन व संचार सुविधा आदि को आधारभूत सुविधाओं में शामिल किया जाता है। जिस राज्य में ये सुविधाएं अच्छी होती है, उस राज्य का आर्थिक विकास बड़ी तेज़ी से होता है, और जिन राज्यों में ये सुविधाएं अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है, उन राज्यों का आर्थिक विकास कमज़ोर होता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जब भी कोई नई कॉलोनी बसती है तो कॉलोनाइजर क्या करते हैं, वहाँ पर सड़क की व्यवस्था कर देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं, बिजली की व्यवस्था कर देते हैं, और शीघ्र ही जब ये सारी सुविधाएं होती है तो लोग वहाँ प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, क्योंकि जो आधारभूत सुविधाएं हैं वह उपलब्ध है। इसी प्रकार से रिक्को के द्वारा कोई औद्योगिक बस्ती का निर्माण किया जाता है तो उसमें रिक्को के द्वारा उस बस्तियों में उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है, जैसे सड़क की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राज्य में आधारभूत सुविधाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि राज्य के राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति कैसी है। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो 2021 तक हम ऊर्जा की बात करें तो 2021 तक हमारे यहाँ ऊर्जा की जो स्थिति है, तेईस 321.40 मेगावाट है। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा हमारे यहाँ क्षमता 142 गीगावाट है, उसमें से हम 9,228 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं 2021 तक। पवन ऊर्जा 1,27,750 मेगावाट की हमारे पास क्षमता है, उसमें से 4,338 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। इसी प्रकार से बायोमास ऊर्जा की क्षमता हमारे पास 120 मेगावाट है। इसके अलावा देखिए, अगर हम सड़क की बात करें तो राज्य में 2,72,960 किलोमीटर की सड़कें मार्च 2021 तक थी। और अगर हम सड़क का घनत्व देखें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ लगभग 80 किलोमीटर सड़क है। इसके अलावा परिवहन व संचार में हम देखें तो राज्य में कुल 7,83,665 कुल पंजीकृत वाहन थे दिसंबर 21 तक। रेल मार्ग राज्य में कुल 5,900 लगभग 6,000 किलोमीटर के आसपास रेल मार्ग है, और 6.68 करोड़ हमारे यहाँ मोबाइल धारक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास व आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक आधारभूत संरचना को माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन सुविधा, जिसमें सड़क हो सकती है, रेलवे हो सकती है, संचार सुविधा, पोस्ट हो सकती है, दूरसंचार हो सकती है, ऊर्जा, ये 3 मेन आधारभूत स्तंभ है जिससे किसी भी राज्य का विकास निर्भर करता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एक तो परिवहन सुविधा, दूसरी संचार सुविधा, और तीसरी ऊर्जा। जितना इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन ज़्यादा होगा, जितना ट्रांसपोर्टेशन सड़क वगैरह अच्छी होगी, उतना ही राज्य का आर्थिक विकास बड़ा तेज़ी से होगा। यहाँ देखिए, चित्र में हमने दिखा रखा है, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ आधारभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं कि रोड हमारे पास अच्छे होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आधारभूत सुविधा में लेते हैं ऊर्जा। सही रूप में ऊर्जा जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जा सकती है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो ऊर्जा पर निर्भर करता है, क्योंकि इसी पर आपका कृषि डिपेंड करता है, इसी पर आपका उद्योग डिपेंड करता है, इसी पर आपकी सेवा क्षेत्र डिपेंड करती है।
यानी सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां बिना विद्युत के संभव नहीं है। इसके अलावा ऊर्जा जो है लाखों लोगों का घर रोशन करता है, जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी देश के राज्य के आर्थिक विकास में। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि राजस्थान में ऊर्जा की स्थिति क्या है। हम देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा हमको मिलती है तो ताप ऊर्जा मिलती है। लगभग 7,830 मेगावाट जो है वो हमको तापीय ऊर्जा मिलती है। 1,017 मेगावाट हमको जल विद्युत से मिलती है और 603 गैस परियोजना से मिलती है। ये तो राज्य की योजनाएं हैं। केंद्रीय योजनाओं में 1903 तापीय ऊर्जा, ये 2020-21 की हम बात कर 21-22 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जल विद्युत से 740, गैस से हमको 221 और परमाणु ऊर्जा से 456 मेगावाट बिजली मिलती है। तो अगर ये आपको कोई प्रश्न पूछा जाए कि राज्य में राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन, विद्युत का उत्पादन किससे होता है, तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ तापीय ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा भी होती है, बायोमास भी होती है, सौर ऊर्जा भी होती है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। अब देखिए, उसके बाद राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता की हम बात करते हैं और उसका उपभोग की बात करते हैं। तो अगर राज्य में जो प्रसारण नेटवर्क है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो राज्य में विद्युत का प्रसारण होता है वो 132 केवी लाइन से होता है। उसके बाद में उससे कम 220 केवी लाइन से, उसके बाद 400 केवी लाइन भी होती है, 765 केवी लाइन भी होती है। तो सामान्य रूप से हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत का होता है वो 132 केवी लाइन से होता है। हमारे यहाँ 132 केवी लाइन के लगभग ग्रिड जो हैं वो मार्च 21 तक की बात करें तो 467 ग्रिड है, 220 केवी लाइन के 127 ग्रिड है, 400 केवी लाइन के 18 ग्रिड है और 765 केवी का जो बहुत बड़ा लोड फैक्टर होता है उसके 2 ग्रिड हमारे यहाँ है। राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता व उपभोग के बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर हम देखें तो राजस्थान में ऊर्जा की उपलब्धता अगर देखें तो 8,500 मेगावाट के आसपास हमारे यहाँ विद्युत की उपलब्धता है। उसमें से शुद्ध उपलब्धता की बात करें तो ये है कि 8,070 मेगावाट, उसमें से उपभोक्ताओं को जो बेची जाती है वो लगभग 65,000 मेगावाट होती है। इसकी ये सिंपल सा डाटा हमने बात करी। अब देखिए, राजस्थान में जो वितरण प्रणाली है उसमें विद्युत वितरण का आपको देखिए ये वितरण प्रणाली का एक बता रखा है कि किस प्रकार से अलग अलग ग्रिड के माध्यम से वितरण किया जाता है। कुछ अभिनव योजनाएं भी विद्युत संदर्भ में चलाई गई है, जैसे स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क परिसंपत्ति प्रबंधन क्रियान्वयन प्रसारण योजनाओं के रूप में है। जैसे 132 केवी जो लाइन की हमने बात करी, इसके 183 सब स्टेशन है, इससे 30 लाख लगभग वार्षिक बचत हो रही है। इसके अलावा 400 केवी के 2 GSS अलवर और डिडवाना में है। 2 प्रसारण योजनाएं और बनाई जा रही है। ये अब हम बात करते हैं वितरण प्रणाली की। तो आप देखिए कि राजस्थान में 2021 तक उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 170 लाख थी, यानी 1.70 करोड़ हमारे यहाँ विद्युत उपभोक्ता हैं। इसमें घरेलू आपूर्ति सबसे ज़्यादा कंजप्शन का होता है और अघरेलू उत्पादन जिसमें औद्योगिक हो सकता है, कृषि हो सकता है, जन स्वास्थ्य विभाग जैसे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का हो सकता है, स्ट्रीट लाइट का हो सकता है, मिश्रित बार हो सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारे यहाँ घरेलू उपभोग में इलेक्ट्रिसिटी को प्रयोग में लिया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण में देखें तो 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हमारे यहाँ दिसंबर 2021 में प्राप्त किया। इसके तहत राजस्थान के लगभग 43,201 गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है और 1.14 लाख ढाणियों को भी विद्युतीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे यहाँ कृषि कनेक्शन भी काफ़ी मात्रा में दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अभी तक जो कृषि कनेक्शन दिए गए हैं
उसमें लगभग सभी किसानों के पास धीरे धीरे कृषि कनेक्शन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना देखिए आपके स्क्रीन पर है। कुसुम योजना में क्या होता है, सोलर प्लांट लगाया जाता है और उसके माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये भारत सरकार की योजना है, इसलिए इसको पीएम कुसुम योजना की संज्ञा दी गई है। भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान के को कुसुम योजना कहा जाता है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको बोलते हैं कुसुम योजना। इसके तहत 3 प्रकार के घटक है, कुसुम घटक ए, कुसुम घटक बी और कुसुम घटक सी। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 11 किलोवाट सब स्टेशन के 5 किलोमीटर की परिधि में जो किसान कनेक्शन लेते हैं उनको कुसुम घटक ए के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सौर पंप सेट उपलब्ध कराने की जो योजना है उसको कुसुम घटक बी की संज्ञा दी जाती है। और ग्रिड से जुड़े देखिए 7.5 HP क्षमता वाले कृषि कनेक्शन लेते हैं उसको कुसुम घटक सी की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहला जो घटक है पीएम कुसुम घटक ए, इसके अंतर क्या होता है, जो 11 किलोवाट सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के अंदर किसानों को बंजर भूमि पर अगर आधा मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता का सौर यंत्र लगाना है तो ये ए घटक होता है, जो आधा मेगावाट से 2 मेगावाट तक होता है। बी में केवल सोलर पंप सेट दिया जाता है जिसके माध्यम से वो सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। और सी के अंदर ग्रिड से जुड़े 7.5 HP की क्षमता वाला जो सोलर पंप सेट है वो भी सोलर एनर्जी से चलता है। इस सी के अंतर्गत 12,500 सोलर पंप सेट देने का लक्ष्य है, जबकि बी में 25,000 पंप सेट देने का लक्ष्य है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ये योजना बजट 2021-22 यानी इसी बजट में सरकार के द्वारा लाई गई है। इसके तहत ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1,000 व प्रतिवर्ष लगभग 12,000 रुपये तक देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रतिवर्ष 12,000 रुपये का आपको लाभ मिलेगा। फर्स्ट जो आपको लिख रखा है उसमें। इस योजना में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रति माह लगभग 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है विद्युत कनेक्शन पर, और लगभग पूरे साल तक अधिकतम ये 12,000 रुपये तक की हो सकती है। ये विशेष रूप से किसानों को उनका जो बिजली का बिल है उसके अंदर ये लाभ दिया जा रहा है मुख्यमंत्री किसान मित्र कृषि मित्र योजना के तहत। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगली की बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं। अक्षय ऊर्जा का मतलब है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन करना, यानी ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करना जिसका स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। सामान्य रूप से हमारे पास जो तापीय विद्युत है, तापीय ऊर्जा है, जिसमें हम कोयले से विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कोयला समाप्त होने के कगार पर हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करते हैं, जल विद्युत उत्पादन करते हैं, ये सारे स्रोत ऐसे हैं जिनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। पर हमारी सोलर एनर्जी ऐसी है जो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, और गैर पारंपरिक स्रोत है। सामान्य रूप से हम पहले इसको काम में नहीं लेते थे। तो इस अक्षय ऊर्जा की दृष्टि से हमारे यहाँ राजस्थान में सरकार के द्वारा काफ़ी मात्रा में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। सोलर जो छतें हैं उन पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो। राजस्थान में अगर हम देखें तो सौर विकिरण की तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटा वर्ग मीटर प्रतिदिन होती है। यानी लगभग राजस्थान में एक वर्ष में 325 दिन ऐसे होते हैं जहां पर आराम से हम सोलर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इस दृष्टि से एक आकलन के अनुसार हमारे यहाँ 142 गीगावाट क्षमता राजस्थान में सोलर ऊर्जा की है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में तो अब बहुत ज़्यादा जब सोलर एनर्जी के उत्पादन की संभावना है, बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जिस पर हम कोई उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते, बंजर भूमि है,
रेतीली भूमि है, वहाँ पर हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा को काम में ले सकते हैं। इसके तहत रूफटॉप पर भी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भी सोलर पंप सेट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। घर में लोग अपना सोलर प्लांट लगाए, इसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा व्यावसायिक स्तर पर सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ बात हम करेंगे। भड़ला सोलर पार्क, जोधपुर के पास एक भड़ला है, वहाँ पर सरकार 245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित करने जा रही है। इसके अलावा फलोदी पोखरण सोलर पार्क है, ये भड़ला सोलर पार्क है। इसके अंदर फर्स्ट फेज में फलोदी पोखरण सोलर पार्क है, ये 750 मेगावाट का होगा। फिर फतेहगढ़ फेज है, वो 1500 मेगावाट का होगा। इसके बाद नोखा 925 मेगावाट का है। इसके अलावा रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो भी सोलर का प्लांट लगाता है अपनी छत पर, उसको 30% तक अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसके अंतर्गत 36 मेगावाट क्षमता तक के रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना भी की जा रही है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा सर्विस कंपनी हमारे यहाँ है, वो सोलर रूफटॉप योजना के तहत जगह जगह सोलर पंप लगा रही है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हम राजस्थान में सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के बहुत अधिक संभावनाएं हैं और सरकार के द्वारा इस हेतु प्रयास भी किए जा रहे हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में अब हमारे यहाँ सोलर ऊर्जा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे हमको काफ़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अगर हम बात करें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की, तो इस लिमिटेड के द्वारा राज्य के जितने भी राजकीय भवन हैं, चाहे वो कॉलेज का भवन हो, चाहे स्कूल का भवन हो, चाहे पंचायत का भवन हो, चाहे जिला कलेक्टर कार्यालय हो, चाहे पुलिस का थाना हो, इन सभी पर रूफटॉप पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया जाना प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे राज्य के जो सरकारी विभाग हैं उन पर सोलर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है और कुछ अगर बाकी हैं तो वहाँ पर भी बहुत शीघ्र ही सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना है। इसके बाद पवन ऊर्जा की बात करें, सामान्य रूप से जो हवा के द्वारा जो विद्युत उत्पादन होता है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं, हमने पवन चक्की के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 में घोषित की गई, जिसको 18 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। उसके तहत सरकार अब हमारे यहाँ विंड एनर्जी पर भी बहुत ध्यान दे रही है। राजस्थान के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने अनुमान लगाया कि राजस्थान में 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट है। यानी हम अगर 120 मीटर ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं या वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पवन ऊर्जा की स्थिति है, तो हमारे यहाँ 1,27,750 मेगावाट पवन ऊर्जा का कुल उत्पादन किया जा सकता है। इतनी क्षमता राजस्थान में है। इसमें से 4,338 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित भी किए जा चुके हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं बायोमास ऊर्जा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ से बायोगैस के रूप में होती है बायोमास ऊर्जा। ये भी अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत दूसरी चीज़ है, ये बायोगैस जो हम पहले बोलते थे वो एक अलग है, ये बायोमास ऊर्जा थोड़ा सा एक अलग संयंत्र है। इसमें क्या करते हैं, सरसों की जो तूड़ी है वह जूरी फ्लोरा है उसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन करते हैं। राज्य में 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सके हैं, जिसमें 28 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में 6 और बायोमास संयंत्र की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। तो बायोगैस अलग चीज़ थी, ये बायोमास है जो जनरली हमारे खेतों में सरसों की तूड़ी और जो बोलते हैं उसको फालतू जला देते हैं, उसके माध्यम से खेतों का जो अवशिष्ट पदार्थ है उसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने का इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा
राज्य में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि हम हमारे यहाँ विद्युत का जो है उस उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हम विद्युत का एक एक यूनिट का अच्छे से प्रयोग करें। इस दृष्टि से ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो बिजली को बहुत ढंग से प्रयोग में लें। और प्रति वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग हैं, सरकारी भवन है, अस्पताल है, ऊर्जा प्रबंधक है, व्यक्तिगत संस्था है, इनको कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने बात करी आधारभूत ढांचे में, पहली बात करी हमने ऊर्जा के बारे में। दूसरी आधारभूत ढांचे में जो महत्वपूर्ण है वो है सड़क। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी भी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा रीढ़ है तो हम कह सकते हैं कि सड़क उसकी जीवन रेखा है। अगर सड़क तंत्र अच्छा है और परिवहन के सुलभ संसाधन अवेलेबल है तो वह राज्य के आर्थिक विकास को बड़ी तेज़ी लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सड़क अच्छी है तो ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब, ये जो विभाजन है, इन विभाजन को दूर करने में सड़क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर गाँवों में परिवहन के साधन अच्छे हैं, सड़कें अच्छी है, तो लोग गाँवों से शहरों में पलायन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर सड़कें अच्छी है, परिवहन की सुविधाएं अच्छी है, तो गरीब लोग भी शहरों में जाकर अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सड़क भी रोजगार, सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सड़क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में वाहनों की तेज़ गति से निर्बाध आवाजाही हो, इसके लिए सड़क तंत्र में पूरक स्थानीय सड़कों के साथ एक्सप्रेस हाईवे भी होने चाहिए। अच्छी स्थिति में पक्की सड़कें होनी चाहिए। अगर अच्छी पक्की सड़कें हैं तो वाहन की परिचालन लागत भी 15 से 40% कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे गांवों के लिए संपर्क सड़क बनाई जा रही है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग की वजह से यातायात बाधित होता है, उसके अंदर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार के द्वारा सड़क विकास के लिए भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। सरकार का एक लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में पंचायत को वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाए, ताकि सभी ग्राम पंचायतें तेज़ी से जो राज्य के मुख्य सड़कें हैं उससे जुड़ जाए। 183 ग्राम पंचायतों में ये कार्य भी प्रारंभ हो चुका है और 168 ग्राम पंचायतों में कार्य पूरा भी हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य, अब हम बात करते हैं अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राजस्थान में डामरीकृत 9604 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य राजमार्ग देखें तो 15504 किलोमीटर का है। मुख्य जिला सड़क जो है वो 2021 में 8780 किलोमीटर के आसपास है। अन्य जिला सड़कें हमारे यहाँ 46,000 किलोमीटर है, जबकि 1,42,755 हमारे ग्रामीण सड़कें हैं। इसके अलावा मेंटल सड़क भी होती है, ग्रेवर सड़क भी होती है और मौसमी सड़कें भी होती है, पर मुख्य रूप से यही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1123 किलोमीटर डामर सड़कों का भी निर्माण 2021 में किया गया। इसके अलावा सरकार के द्वारा राज्य सड़क निधि के अंतर्गत भी सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है, देखिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट में भी सड़क निर्माण कर रहे हैं, सेकंड में भी। सड़कों में देखिए, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1,93,523 किलोमीटर लंबाई का एक कार्य भी बहुत शीघ्र होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, उसमें राजस्थान में 374 किलोमीटर लंबाई का है। सांगरिया साचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, उसमें भी 637 किलोमीटर राजस्थान से गुजरेगा। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। हम सब ने राजस्थान रोडवेज की बसों में सफ़र किया है। राजस्थान राज्य पथ निगम परिवहन निगम, जिसको
एसआरटीसी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के, रोडवेज की स्थापना 1964 में की गई थी। इस रोडवेज के द्वारा राज्य में 4364 स्वयं या अनुबंध पर ली गई बसों का प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है। निगम वाहन अगर हम देखें तो 3502 इनके खुद के वाहन हैं, जबकि 862 इन्होंने बसें किराए पे ले रखी है। कुल 4364 वाहन हैं। औसत जो आयु है बसों की 6.17 वर्ष है। इसके अलावा अगर हम किलोमीटर की बात करें तो प्रति वर्ष 28 लगभग 29 लाख किलोमीटर संचालन प्रतिदिन इसके द्वारा किया जा रहा है। ये रोडवेज की बात है। अब रोडवेज में कुछ और भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे निगम के 5 बस स्टैंडों पर यात्रियों की बसों की जानकारी हेतु LED डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है। अधिक से अधिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी रोडवेज के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी द्रुतगामी और साधारण बसें चलाई जा रही है। महिलाओं को रक्षाबंधन पर और महिला दिवस पर निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। इसके अलावा 30% उनको किराए में दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में भी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं रोडवेज के द्वारा दी जा रही है। इसके बाद हम आधारभूत ढांचे में करते हैं परिवहन आपका वायु परिवहन हो सकता है, सड़क परिवहन हो सकता है, रेल परिवहन हो सकता है, और ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इनसे परिवहन हो सकता है, जैसा कि आपके डिस्प्ले दे रखा है। मजबूत परिवहन व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास में एक शक्तिशाली इंजन के रूप में कार्य करती है। राजस्थान में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के साथ परिवहन सुविधाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो राज्य में दिसंबर 21 तक 7,83,865 मोटर वाहन पंजीकृत थे, और बहुत सारे बड़ी तेज़ी से हमारे यहाँ द्विपहिया वाहन, त्रिपहिया वाहन बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि परिवहन की बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ विकसित हो रहा है। अगर हम दोपहिया वाहन की बात करें तो राज्य में 5,68,235 नए वाहन दोपहिया वाहन पंजीकृत है। ई रिक्शा 6,195, ई कोट 1,224 है। तिपहिया वाहन 4,093। 2021-22 की हम बात करें तो नए दोपहिया वाहन खरीदे गए 5,68,265। ई रिक्शा नए खरीदे गए 6,195। जो ऑटो खरीदे गए 4,093। इसके अलावा भारवाहक ऑटो खरीदे गए 1,765। कारें खरीदी गई 1,02,857। बसें खरीदी गई 366 नई। एम्बुलेंस 1,032 नई खरीदी गई। स्कूल बस 99 नई खरीदी गई। इसमें कोरोना का थोड़ा इफेक्ट है, पहले स्कूल बसें ज़्यादा खरीदी जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे की। अगर हम बात करें रेलवे की तो राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,937 किलोमीटर है। पहले थी 2019 तक, और अभी अगर हम देखें तो ये 5,998 किलोमीटर है। ये रेलवे की पुस्तक से डाटा लिया गया है। राज्य में रेल मार्ग जो है, राज्य में रेल मार्ग 67,956 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग का हम देखें तो 8.83% रेल मार्ग राजस्थान में है। यानी कुल राजस्थान में लगभग 6,000 किलोमीटर का रेल मार्ग है, जो टोटल रेल मार्ग 67,956 का लगभग 8.83% होता है। राज्य में बहुत सारी ट्रेनें भारत के विभिन्न प्रांतों में जाती है। दिल्ली जाती है, मुंबई जाती है। राजस्थान के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजस्थान के रेलवे जुड़ा हुआ है। इसके बाद डाक व दूरसंचार सेवा की बात करते हैं तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास व आधुनिकीकरण में डाक व दूरसंचार सेवाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में लोग मोबाइल से बहुत जुड़ गए हैं, और
हमको कदम कदम पर मोबाइल की ज़रूरत रहती है। और इसके अलावा हमको कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है, कहीं आवेदन करना है, तो हमको डाक सुविधाओं की ज़रूरत रहती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास करने में डाक व दूरसंचार सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम देखें तो मार्च 2021 तक राजस्थान में डाकघरों की कुल संख्या थी 10,287 और राज्य में टेलीफोन उपभोक्ता थे 6.68 करोड़, यानी राजस्थान की पॉपुलेशन के लगभग बराबर हमारे यहाँ पर मोबाइल और टेलीफोन की सुविधाएं अवेलेबल है। डाकघर की जैसे हमने बात करी, 10,287 डाकघर है, जिसमें 9,674 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है और 613 डाकघर शहरी क्षेत्रों में है। इस दृष्टि से हम देखें तो राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत अच्छा कह सकते हैं कि राज्य में आधारभूत सुविधाएं बड़ी तेज़ी से विकसित होती चली जा रही है। हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुविधाओं पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। अगर हमको राज्य का आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है तो निश्चित रूप से हमको आधारभूत ढांचे को बहुत विकसित करना होगा, जिससे हमारे यहाँ निवेश प्रोत्साहित होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो राजस्थान के आधारभूत संरचना के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी देने में सक्षम होगा। हमने इस वीडियो में जो आवश्यक डाटा है उनको ही प्रयोग में लिया है, ताकि आप जो ज़रूरत है उस डाटा को याद रखें। बाकी आधारभूत ढांचे के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे तो आपको आसानी से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही और वीडियो लेकर हम वापस उपलब्ध